दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लगातार पिछले 20 दिनों से जंग जारी है और आपने देखा है कि किस तरह से इजराइल और साथ ही साथ यूरोप के कई सारे मुल्क मिल करके गजा पट्टी में लगातार हमले कर रहे हैं और लगातार जो तस्वीरें गजा पट्टी से सामने आ रही है वो काफी डरावनी है। 7,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, उसमें 3,000 से ज्यादा बच्चे हैं और 70% अगर डेथ टोल का निकाला जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे और महिलाएं हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि इसके पीछे क्या कुछ वजह है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अभी तक इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है कि आखिर इस लड़ाई के पीछे की वजह क्या है। आज हमारे साथ इतिहास में रुचि रखने वाले एक व्यक्ति हैं। आपको बताएं कि न सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं बल्कि करंट अफेयर जो दुनिया में चीजें चल रही है उसको लेकर के भी रुचि रखते हैं और उसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तनवीर आलम है, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो मामलात है वो क्यों है। लेकिन उससे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर फिलिस्तीन का जो एरिया है उसका पुराना इतिहास क्या है, जिसे हम लोग प्राचीन इतिहास कहते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया। जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि फिलिस्तीन का जो मामला है अभी लगातार पिछले 20 दिनों से मामला चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभी पहली दफा हुआ। जी। पिछले 70-80 सालों से लगातार इस तरह के मामला सामने आ रहे थे और अभी थोड़ा सा ये मामला इसलिए ज्यादा लोगों को दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हमारे पास है और यही वजह है कि लोगों को जानकारी मिल रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसी सोशल मीडिया की मदद से हम लोगों को ये जानकारी दे सके कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो फिलिस्तीन जो है, जो जिसे लोग पैलेस्टीन कहते हैं और अलग अलग नामों से इसे पुकारते हैं, बुलाते हैं, इसका जो प्राचीन इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है और कैसे शुरू होता है? देखिए, ये जो खित्ता है ये आपको अगर देखिएगा तो एक छोटा सा मुल्क है और उसके वेस्ट साइड में पूरा समुंदर है, ठीक है। तो अगर इसके प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो ये इस जगह पे जो सबसे पहले बसने वाले लोग जो यहाँ पे हिजरत करके आए हैं वो आपको ग्रीक आइलैंड से कुछ लोग आए थे, ठीक है। अच्छा। उसको इजिप्टियन लिपि में PLSTN कहा जाता था, ठीक है। उन लोगों को PLSTN कहा जाता था, जिसका प्लुरल जो है लास्ट में S लगा करके उसको प्लस्टाइन बना दिया गया। तो ये शुरुआती लोग थे जो यहाँ आकर के बसना शुरू किए। उससे पहले वो जो जमीन थी वहां पर फिर कौन लोग? ये इतिहास यहीं से शुरू होता है। अच्छा, उसके बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं, जो किताबों में आता है वो यहाँ से शुरुआत होती है। ऐसे कहने के लिए तो कह सकते हैं आपके आदि मानव रहते थे, लेकिन जो शुरुआत होता है वो यहीं से है कि ग्रीक आइलैंड से कुछ लोग यहाँ आकर बसना शुरू करते हैं। उसके बाद जो है वक्त गुजरता जाता है, उसके बाद वहाँ जो है केनाइन, जो आपको फिलिस्तीन का पुराना नाम कनाइन था, ठीक है। तो कनाइन आकर बसना शुरू करते हैं। फिर जो है यहाँ वो लोग अब वहाँ रहना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे अपना, चूंकि वो कुछ हिस्सा जो है ठीक है वहाँ मरुस्थल है, आपको दक्षिण साउथ तरफ जो है वहाँ पे मरुस्थल है, लेकिन फर्टाइल एरिया बहुत जबरदस्त है वहाँ पे। आप अगर पुराना जो बेबीलोनियन जो व्यापार चलता था उस वहाँ पे उसका जमीन जो है बहुत फर्टाइल था, इसलिए वहाँ बहुत सारे राजा जो है वहाँ बसना चाहते थे, उस जगह को अपने कब्जा में रखना चाहते थे। फिर केनाइन के बाद आपको यमन से जो अरब लोग थे वो वहाँ हिजरत करते हैं और वहाँ इंटीग्रेट हो जाते हैं लोकल पॉपुलेशन के साथ और वो बसना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ चीज जो है जो आपको प्राचीन संदर्भ में ये बातें हैं। अब अगर बात करें हम कि उसके बाद यहाँ पे ज्यूज जो आप यहूदी कहते हैं उनका कहाँ शुरुआत होता है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले शुरुआत ये करेंगे कि एक कॉमन पॉइंट है जहां हम मुस्लिम वहां पहुंचते हैं और वहीं यहूदी भी पहुंचते हैं और क्रिश्चियनिटी भी एक हद तक वहां पहुंचता है, जिसका नाम है प्रॉफिट इब्राहिम, ठीक है। जो सब आप सभी लोग जानते हैं प्रॉफिट इब्राहिम जी। ये 3 रिलीजन जो है वहीं से अपने आप को एक फिरका समझ लीजिए। धर्म एक है, ये अलग अलग फिरका है, एक सेक्ट है। जो धर्म था वो अब्राहम ने शुरू किया, उससे एक फिरका अलग होता है, फिर एक अलग होता है। अब बाद में पता चलता है, जब मतलब साबित कौन करेगा, तो साबित करने के लिए जो जिसने प्रॉफिट अब्राहम को बनाया प्रॉफिट वो बताएंगे कि सही कौन है,
और कौन सेक्ट जो है सो फिटकारा हुआ है या फिर मतलब रास्ते से अलग है। तो प्रोफेट अब्राहम को जब वक्त गुजरा और दुनिया जो है एक संचार के तरफ मतलब संचार बढ़ना शुरू हुआ, एक जगह से लोग दूसरे जगह जाना शुरू हुए। अब जो हम अभी बोलते हैं ना ग्लोबलाइजेशन, तो उस लेवल का नहीं, लेकिन एक मतलब इनिशियल लेवल का ग्लोबलाइजेशन शुरू हो चुका था। अब गॉड ने या ईश्वर अल्लाह ने अब्राहम को सारे दुनिया के लिए एक समझिए उनको एक प्रॉफिट चुना, जिसका अब जो है शुरुआत होना था कि अब जो है एक यूनिफिकेशन होना है। मतलब दुनिया का जो है ना वो यूनिफिकेशन होना है, वो एक मैसेज जो है सब हर जगह पहुंचना है। तो वहां से अगर आप देखेंगे तो प्रोफेट अब्राहम का जो है जो इनका जो है इराक में बर्थ होता है, उसके बाद ये हिजरत करते हैं, ये आपको इजिप्ट जाते हैं, फिर इसराइल आते हैं और इसराइल में ये रहते हैं कुछ, और ये उसके बाद फिर मक्का भी जाते हैं, जो सभी को पता है कि उनके जो एक इब्राहिम जी अब प्रोफेट अब्राहम की बात मैं कर रहा हूँ, और उनके दो बेटे, मतलब जो आप नाम मैं अभी बताना चाहूंगा, एक इस्माइल और एक इसहाक, जिसको जिससे एक मतलब एक नस्ल शुरू होता है और एक इस्माइल से। तो इतिहास ये है इनके बारे में कि इस्माइल अलैहिस्सलाम हम कहते हैं जिनको, वो आपको मक्का में आते हैं, और ये मक्का कोई ऐसा नहीं था अभी जो देखते हैं, वहां कोई नहीं था, एक शहरा मतलब एक रेगिस्तान की तरह था, एक टीला था। वहां जो है सो एक मुकद्दस जगह जो है चुना गया, जिनको हम बैतुल्लाह कहते हैं, ठीक है। वहां एक सेंटर बनाया गया, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक धर्म का एम्बेसी, मतलब ऊपर वाले का एक एम्बेसी है जहां से उस धर्म का प्रचार प्रसार होना है, और वो खित्ता को मुकद्दस चुना जाता है। तो ये एक खित्ता है, एक खित्ता जो है अर्ज फलस्तीन है, तो वो फलस्तीन का जो खित्ता है उसे भी मुकद्दस चुना जाता है। बात ये है कि ये मुकद्दस जगह जो है ये किसके लिए है, लड़ाई यहां से शुरू होती है कि अभी अगर मॉडर्न कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो जो ज्यूज है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा कि खित्ता जो शब्द है इसका, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि वो एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब जैसे वो एरिया की बात कर रहा हूँ, जैसे फलस्तीन एक देश है, उसको मैं मतलब एक एरिया है, जैसे लोग कहते हैं कि अभी जो 35 एकड़ जमीन है उसी के अंडर में ये तमाम चीजें हैं, और तीनों जो अब्राहमिक रिलीजन है, चाहे वो मुसलमान हो, जूइस हो, क्रिश्चियन हो, ये तीनों कहीं ना कहीं उस जगह से जुड़े हुए समझते हैं कि बहुत मुकद्दस जमीन है। बात अगर करें, ठीक है, इब्राहिमिक रिलीजन, इब्राहिम हजरत इब्राहिम आए, उसके बाद वो वहां आए इसराइल, फिर वहां से वो चले भी गए, ये तमाम चीजें हुई। उसके बाद क्या हुआ फिर के अचानक हजरत मूसा भी आए। हजरत मूसा के बाद आपको अगर बात करें प्रोफेट मोहम्मद जो आखिर में आते हैं, सबसे लास्ट प्रोफेट है वो, तो उनके आने के बाद इस्लाम जैसे ही आता है, फिर फिलिस्तीन का क्या कुछ मामला सामने आता है? देखिए, इससे मतलब इस बात से पहले मैं इससे कुछ पीछे जाना चाहूंगा। बात यह है कि अल्लाह ताला ने वो जगह जो है, फिलिस्तीन की जगह जो है, उसको अपने दीन के लिए चुना था, जहाँ पे मरकज है, दीन का मरकज था। और अभी आप कह सकते हैं यहूदी, और आप इस्लाम कह सकते हैं, लेकिन वो दीन इस्लाम था। कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि इस्लाम 1400 साल पहले ही आया। देखिए, कुरान में सीधा सीधा और साफ साफ खुला बयान है कि इब्राहिम न यहूदी था न नसारा था, वो मुस्लिम था। अच्छा, ये कुरान में है? जी, आप उलमाए कराम से आप सुनते होंगे और उनसे आप बात कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आप किसी को बुलाइए और इस पे डिस्कस करिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, ठीक है। अब बात हम करते हैं कि एक अलग सिलसिला है जो फिलिस्तीन से शुरू होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर याकूब जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद साहब थे, वो फिलिस्तीन में रहते थे, वहाँ मतलब नबी का एक देश में एक जगह पे उनको नबी बनाया जाता था, और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पूरी दुनिया के लिए मैसेंजर बना करके भेजा गया, ठीक है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो हम इतिहास जानते हैं, वो मिस्र आए और यहाँ जो है वो मिस्र में जो है एक अच्छा मुकाम हासिल किए और महबूब बने मिस्र के। तो उनके जो जितने भी भाई थे, जो भाई
वहां वो भी हिजरत करके आते हैं, उनके वालिद साहब हिजरत करके आते हैं और ये मिस्र में बस जाते हैं। ठीक है, वक्त गुजरता जाता है और मिस्र में आप जब देखेंगे तो फिरौन का एक जमाना आता है और वहां मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाया जाता है। तो यहूदा जो एक उनके जो भाई थे, उसी से उस कौम का यहूदी नाम जो है, लकब जो है शुरू होता है। ये किनके भाई थे? ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे। अब अगर हम बात करें कि ये लोग तो मिस्र में रह रहे हैं, तो फिर ये इजराइल में कैसे जाएंगे? तो अगर आप तारीख जानेंगे तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि अपने कौम को लेकर के, मतलब आपको फिलिस्तीन जाना है। और इनके हिसाब से, और हम कह सकते हैं कि एक वाकई ये बात है कि अल्लाह ताला ने अपने दीन के काम के लिए एक जगह, मुकद्दस जगह जो चुना था फिलिस्तीन, वो अपने दीन के काम के लिए चुना था और उसमें वो लोग दाखिल होना है जो उसके काम करता हो, जो फॉलोवर हो, जो उनके शिक्षा को मानता। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि इस जगह पे जाना है, लेकिन इनकी जो कौम थी वो तैयार नहीं होती, लड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम अपना संगठन बनाओ और तुम्हें यहाँ जाकर के बसना है। फिर वक्त आता है और ये लोग जाते हैं, वहां बसते हैं और रहना शुरू करते हैं। फिर क्या होता है कि वक्त बदलता जाता है, वक्त गुजरता जाता है, लेकिन ये खित्ता जो है ना, टिकता नहीं है। ये मतलब एक परमानेंट नहीं है। इसके लिए आप ये कह सकते हैं ना, इनका कहना है कि ये हमारे लिए एक प्रोमिस्ड लैंड है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने अभी बात कहा आपको, ये प्रोमिस्ड नहीं बल्कि एक एग्जाइल्ड लैंड हो गया। क्योंकि आप मिस्र में थे और आप अभी कहाँ आ रहे हैं? फिलिस्तीन में आ रहे हैं, तो आपके लिए एक एग्जाइल्ड लैंड हो जाता है। ठीक है, और मैं आपसे पहले कहा था कि अरब यहाँ पहले से आकर के यहाँ इंटीग्रेटेड हो चुके हैं लोकल पॉपुलेशन के साथ। तो अब यहाँ से अगर हम कड़ी जोड़ते हैं तो फिर ये जमीन जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये शांति रहा है। देखिए, मैं मतलब किसी निगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ कौम होती है ना जो शांति से नहीं रह सकती है। मतलब ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज है, कुछ गलतियां होती है जो आप अपने से जो है ना इकट्ठा शांति से नहीं रह सकते हैं। किसी बादशाह के छाया में रह सकते हैं या किसी मुल्क के छाया में आप सपोर्ट से रह सकते हैं। ये बात इनके साथ थी। लेकिन अगर आप बात करें तो ये जो लोग हैं, इनके ये अल्लाह के नजर में बहुत पसंदीदा लोग थे। ये बहुत पसंदीदा, इनके मतलब लाड़ प्यार से अल्लाह ताला ने इन्हें, ये हजरत मूसा की जो कौम थी, जी मैं बनी इसराइल की बात कर रहा हूँ। मैं बनी इसराइल की बात कर रहा हूँ, मैं यहूदी नहीं यूज करना चाहूंगा, चूंकि फिर वो एक यूट्यूब आप पे ही सेंसर लगा देगा। ठीक है ना, तो मैं बात कर रहा था कि मतलब ये मतलब अल्लाह के लिए नजर में पसंदीदा लोग थे और इनसे अपना दीन का वो अल्लाह ताला काम लेना चाह रहे थे। लेकिन ये जो लोग थे, इन्होंने नबियों का कत्ल करना शुरू कर दिया, जो कोई छुपा हुआ चीज नहीं है। इन्होंने बहुत मतलब धोखाबाजी और मकरो फरेब किया और नबियों का कत्ल करना शुरू कर दिया। और ये आप अगर देखेंगे, ये जुर्म कोई छोटा जुर्म नहीं होता। अगर जो प्रॉफिट का कत्ल कर सकता है, वो अगर आप कुरान में अगर कुरान खोलते हैं और उसमें सूरह फातिहा में आखिरी जो आयत है उसको पढ़ते हैं तो आप समझ जाएंगे कि फिटकारी हुई कौम है। तो ये बात मतलब है, इसको निशानी के तौर पे कयामत तक के लिए रखा गया है। अब अगर हम बात करते हैं कि फिर मतलब क्या वो जो आ गए फिलिस्तीन में, तो क्या शांति के साथ रह रहे थे अब तक? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अगर देखें, अभी इस्लाम मतलब मोहम्मद साहब नबी बनाए नहीं गए थे, उससे पहले ही आप जो है सो ईरान के जो बादशाह थे, उन्होंने इसराइल पे मतलब जो फिलिस्तीन की जमीन थी, जो आप कहते हैं जो दाऊद ने जो बनाया था, जो मस्जिद बनाया था, उनके नजर में जो टेम्पल है उनको जाकर के तहस नहस कर दिया गया। जो एसीरियन एम्पायर थी उन्होंने तहस नहस किया। और फिर 787 गालिबन, एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, 787 में फिर वहां मतलब इनके जो ज्यूज थे उनके जो मतलब विद्रोह के कारण वहां जो है कत्ले आम हुआ और खून का दरिया बह गया। तो ये जो पुराना बात है, पुरानी बातें हैं। अब अगर आप इस्लाम की बात करते हैं, जैसे आपने सवाल किया था कि इस्लाम आने के बाद क्या होता है, तो देखिए इस्लाम आने के बाद अब वहां से जो मुकद्दस जगह है, वो जगह मुकद्दस
है, थी अब तक, लेकिन अब मुकद्दस नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर अब मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि मुकद्दस जगह है भी तो उनके लिए नहीं है। अगर आप राष्ट्रपति हैं, आप राष्ट्रपति हैं, कल को आप राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो वो जगह आपके लिए नहीं है। अगर कोई दूसरा राष्ट्रपति बनेगा तो उसके लिए वो जगह हो जाती है। तो अब जो है दुनिया के रहबरी के लिए ऊपर वाले ने, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, उन्होंने मुसलमानों को चुन लिया, उम्मत मोहम्मदी को चुन लिया है। तो अब मुकद्दस जगह जो है, वो जो इम्पोर्टेंस था, वो मरकज था, वो एम्बेसी था, वो अब खत्म हो चुका है। ठीक है, उनका उसका एक इम्पोर्टेंस है मुसलमानों के लिए। वहां मस्जिद है, वहां नबियों का कब्र है, वहां अल्लाह के जितने भी नबी हैं, बहुत सारे नबी हैं, उन्होंने अपना काम किया है। लेकिन मुसलमानों का जो है अब जो मरकज है, पूरी दुनिया का जो दीन का मरकज है, वो बैतुल्लाह है और वो मदीना है। तो अब यहाँ बात आ गई। लेकिन जब तो फिर लड़ाई क्यों है जब अगर वही है तो? देखिए, यहाँ पे मुसलमानों से लड़ाई शुरू करने से पहले मैं ये बोलूंगा कि जब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जब इसको फतह किया गया था तो एक भी कत्ल नहीं हुआ था। अच्छा, ये मजे की बात यह है कि जब उसका घेराव डाला गया तो वहां के जो लोग थे, जो मतलब उलमा थे, उनके उलमा मतलब क्रिश्चियन के, उन्होंने कहा कि हम मतलब आपको सरेंडर कर देंगे, आपके जो अमीर हैं वो आए और हमारे सामने, उनको हम चाबी दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है। शर्त ये है कि यहाँ कोई यहूदी नहीं बस सकता है। ये ईसाई का क्रिश्चियंस का डिमांड। जी जी। अब बात बहुत बहुत शांति व्यवस्था से फिर चलता रहा, उस्मानिया सल्तनत भी आया, लेकिन फिर सलाहुद्दीन अयूबी से पहले जो है यहूदियों के लिए वो जगह आपको मतलब फिर से वो फतह कर गए। लेकिन ये दोबारा कैसे यहाँ पे बसना शुरू कर जाते हैं, उसके बारे में एक मजेदार मैं बात बताता हूँ कि तारिक बिन जियाद जब स्पेन पे चढ़ाई करते हैं, तारिक बिन जियाद 712 गालिबन जो स्पेन पे चढ़ाई करते हैं, तो स्पेन के जो गद्दार सिपाही अफसर जो यहूदी थे, उन्होंने तारिक बिन जियाद का हेल्प किया। अच्छा। स्पेन को फतह करने में मुसलमानों ने इस मतलब इसको जो है पॉजिटिव वे में लेकर के उसको अच्छा पोस्ट दिया, अच्छा ओहदा दिया और अच्छे हालात में उसको रखा, जिसका फायदा उन्होंने उठाया। और इसके गोल्डन पीरियड जो है, यहूदियों का गोल्डन पीरियड, इस वक्त उनके सबसे अच्छे उलमा जो है इस मुस्लिम एम्पायर के अंदर में वो लोग बने। तो उसके बाद जो है सो इनका जो है अच्छा हालात हुआ। मुसलमान चूंकि इनके साथ बहुत शफकत से रहते थे, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये जो बात थी पुरानी बात थी। तो अभी जैसे बात करें कि ये तो पुराना मामला था, फिर ये जो जूइस हैं वो फिलिस्तीन के लैंड को छोड़ते हैं, वो वहां से चले जाते हैं, बिखरते हैं, या फिर वहीं रह जाते हैं? क्योंकि बहुत सारी एम्पायर आई। लास्ट अगर बात करें हम तो मुझे लगता है उस्मानी साम्राज्य रहा वहां पर लगभग 600 साल के आसपास, या 400 प्लस साल जो है उन्होंने शासन किया है उस एरिया में। और 1917 के आसपास जो है फिर वो ब्रिटेन के अंडर में जाता है उस्मानिया साम्राज्य। तो उस जब तक वो साम्राज्य रहता है, अगर एक इस लिहाज से देखा जाए कि लास्ट रूलर जो होता है, अगर लैंड की बात की जाए तो उसके अंडर में था, तो वो मुसलमानों के सिपहसालार थे, इस तरह से कहा जा सकता है जी। तो वो जब जाते हैं फिर उसके बाद क्या ऐसा मामला सामने आता है कि फिर यहूदी वहीं पहुंचते हैं? वो बाल्फोर डिक्लेरेशन होता है 17 में, और उसके बाद तमाम चीजें होती है। किस तरह से देखते हैं, और क्या अब फिर मुस्लिम और जूस का दोबारा से एक तरह से इस नई पीढ़ी में आकर के क्यों लड़ाई शुरू हो जाती है? जी देखिए, बात यह है कि 1917 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है तो उससे मतलब ओटोमन एम्पायर है, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है और जर्मनी का एक कंट्री है, ये एक तरफ है। दूसरी तरफ ब्रिटिश है। आपको जो वेस्टर्न कंट्री जो अभी पावरफुल है वो लोग थे, बाद में अमेरिका आता है, बाद में इटली आता है, फ्रांस एक तरफ है। तो बात यह है कि आपको ओटोमन एम्पायर जो है ये ब्लॉक किए हुआ है किसको? ब्रिटिश को, रसिया की तरफ आने से। तो आप जो मतलब रसिया को सपोर्ट करता ब्रिटेन, वो नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। बात यह है कि ब्रिटेन को मदद चाहिए था। मदद किससे चाहिए था? ओटोमन एम्पायर को तोड़ने के लिए अरबों से। जो अरब ओटोमन एम्पायर के खिलाफ लगातार विद्रोह करते रहते थे,
उन्हें वादा किया गया कि वो अरब जो इस खित्ते में थे, मतलब इस एरिया में थे, जो फलस्तीन के एरिया में थे, उन्हें वादा किया गया कि हम आपको एक फलस्तीन देश देंगे। और दूसरी तरफ पर्दे में यहूदियों से वादा किया गया कि हम आपको एक जो है यहूदी देश देंगे। और ये एक एग्रीमेंट हो चुका था और अरबों से धोखा चल रहा है और उनसे वादा चल रहा है। यहूदियों के हेल्प से, उनके कन्विंसिंग से अमेरिका ब्रिटेन के साथ आता है और ये फिर जो गेम पूरा पलट जाता है। जो जर्मनी पूरा पावरफुल था, उन्होंने मतलब अच्छा खासा अपना कब्जा कर लिया था, वो फिर जो है सो सिमट करके खत्म हो जाती है। और ये वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जो एग्रीमेंट था उसको पूरा करने का बात अब आता है। तो जो बात है कि ब्रिटेन बोल चुका है इसराइल को, अब वहां पे बसना शुरू करेगा यहूदी, लेकिन अरब का वो जमीन तो है पहले से, क्योंकि अभी तक मतलब आप 100 भी नहीं, 200 यहूदी भी नहीं वहां पे, सब बाहर से आ रहे हैं। तो अब सवाल आपको ये करना चाहिए था कि ब्रिटेन जो क्रिश्चियन है वो यहूदी का हेल्प क्यों कर रहा है। देखिए, इसके पीछे आपको जाना पड़ेगा। मजे की बात यह है कि जैसे हम कहते हैं ना कि अब्दुल्ला बिन सबा, उन्होंने वो आकर के और मुसलमान को 2 सेक्ट में बांट दिया, एक शिया और सुन्नी। उसी तरह उसकी मेहनत जो है क्रिश्चियनिटी पे भी रंग लाई, और एक तरफ ऑर्थोडॉक्स होता है और दूसरा प्रोटेस्टेंट जो है उनका रिलीजन जो है बन जाता है। तो ये जो सेक्ट है, जो ये नया सेक्ट है, ये आपको ये यहूदी जो ज्यूज है उसका हिमायती होता है। और पहला प्रोटेस्टेंट जो आप कंट्री कह सकते हैं वो ब्रिटेन बनता है। और जाहिर सी बात है, उसकी मेहनत से वो सेक्ट बना है, उसकी मेहनत से वो कंट्री बना है, और फिर उसका जो है सो हिमायत करना शुरू करता है। अब 1917 में वर्ल्ड वॉर शुरू मतलब होता है, उसके बाद जो है सो उसका जो वादा होता है उसका पूरा करने का बात आ जाता है। लेकिन अगर आप लीग ऑफ नेशन खत्म हो जाता है, जब दूसरा जंग शुरू होता है, तो अगर आप कहेंगे कि क्या हम ब्रिटेन, अमेरिका और ये जो फ्रांस है इसके खिलाफ जाकर के कोई बात कर सकते हैं? देखिए, ये आप ना जज्बाती फैसला कर सकते हैं, जज्बाती में आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि हम जो है सो ये जो लकीर है इसके खिलाफ आगे जा सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप बात करें ना, तो पूरी दुनिया का जो लकीर है, जो आप नक्शा देखते हैं ना, वो नक्शा किसने बनाया है? वो आपको यही जो सुपर पावर है, जो विजेता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, इन्होंने बनाया है। आप बस जज्बात में कुछ बोल सकते हैं, आप तेल बंद कर सकते हैं, आप बाइकआउट कर सकते हैं, लेकिन वो लकीर से आप आगे नहीं जा सकते। तो अगर हम मॉडर्न संदर्भ में बात करें, तो आप ब्रिटेन का जो वेस्टर्न जो सुपर पावर है उसका जो मतलब एक रिजोल्यूशन है, मतलब एक हल करने का जो एक ये है, उन्होंने आपको बता दिया कि 1967 जो है, जो हम ज्यादा लंबा नहीं जाना चाह रहे हैं, 1967 में जो इसराइल और फलस्तीन का जो 6 डे वॉर होता है, जी, वो जो आपको जगह है 1967 में, उसके हिसाब से आप दोनों देश को बांटना वो लोग चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर अरब उसको मान लेते, तो सुपर पावर उस पर अमल करवा लेते। उस टाइम इसराइल इस चीज के लिए तैयार था, लेकिन अब वो तैयार नहीं। अब अरब तैयार है, अब इसराइल तैयार नहीं, क्योंकि अब इसराइल पावरफुल है। उस वक्त वो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखिए, हम जज्बात में कह सकते हैं कि फलस्तीन जो है मुसलमानों का है, अरबों का है, लेकिन आप इसको ना प्रैक्टिकली आप जो है सो आप नहीं समझ, मतलब आप इसका हल नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका हल ये है जो यूएन कहता है, जो वेस्टर्न कंट्री कहता है, जो अब आपको अरब कंट्री कहता है कि 1967 का जो विभाजन है उसको फॉलो किया जाए। यही एक सॉल्यूशन दिखता है और यही एक सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि इसराइल अब इससे कम में नहीं मानेगा। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ, अब तो वो चाहता ही नहीं है कि इसराइल में कोई फलस्तीन हो। आप गाजा की बात कर रहे हैं, गाजा कोई जगह नहीं है, जेल, ओपन जेल। आप वेस्ट बैंक की बात कर रहे हैं, वेस्ट बैंक कोई आजादी नहीं है, वहां आए दिन जो है सो कत्लेआम हो जाता है। जो है आप बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ पावरफुल है,
वहां सुप्रीम कोर्ट के जो अथॉरिटी का जो मजबूती होता है उसको कम किया गया है 2 महीना पहले। और अगर अभी बात करें आप, जो अभी चल रहा है, ये एक तरह से आप कहेंगे ना तो इसराइल का इकोनॉमी खराब था, उसका पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो डैमेज हो चुका था, नेतन्याहू कमजोर हो चुका था। तो ये सारा गेम चल रहा है। अगर आप वाइड लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर बात करें तो देखिए, अब्राहम अकॉर्ड के जरिए अरब कंट्री और इसराइल के बीच समझौता अमेरिका करवा रहा है। इससे नुकसान किसका है? इससे नुकसान रसिया और चाइना का है। तो ये जो गेम प्लेयर है रसिया और चाइना, ये कभी नहीं चाहेगा कि इसराइल का और अरब कंट्री का समझौता हो, ये आपस में मिले और इसका बिजनेस शुरू हो। क्योंकि अगर ये होता है तो अमेरिका मजबूत होगा, अमेरिका मजबूत होता है तो चाइना और रसिया कमजोर होगा। और इसका जो फील्ड है, मतलब आप कहते हैं व्यापार जो है अरब कंट्री से चाइना का अच्छा खासा है। जी, ये बात तो मतलब ये कहा जा सकता है कि अभी जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं उसमें ये सुपर पावर्स जो हैं आज के सो कॉल्ड, जी जी, उन लोगों का ये खेल है और उस खेल में कुछ लोग हैं जो पिस रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये सॉल्यूशन आपको यूएन एक ड्रामा हो चुका है। आप उसके आप देखिए ना, उसके जनरल सेक्रेटरी के बयान पे कोई मतलब इसराइल बोल रहा है हमारे जमीन पे आप आ नहीं सकते। आप जो है अरब कंट्री जो है क्या कर रहे हैं, बोलते हैं ना, जज्बात में आप कह सकते हैं कि 57-58 मुस्लिम कंट्री है, अगर ये एक साथ चढ़ाई कर रहे तो इसराइल खत्म हो जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं, इसराइल नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जो ये वेस्टर्न कंट्री, हम उससे लड़ करके उसको हरा देंगे। ये कहने के लिए जज्बात में अच्छा लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचें तो उससे हथियार खरीद के आप उसको कैसे हरा सकते हैं। अगर आप बात करें, आप पीछे जाएं तो ओटोमन एम्पायर, ये जितने भी मुल्क है एक था, तब भी आप नहीं जीत पाए थे। तो आपको उस लेवल तक जाना पड़ेगा। अभी आप पूछ रहे हैं ना कि इसका क्या हो सकता है। देखिए, वो जो सुपर पावर है, डार्क एज था जब मुस्लिम का जो गोल्डन एज था, उस वक्त वो डार्क एज में था, वो अंधकार युग में था। लेकिन उन्होंने साइंस में, फिलॉसफी में, कल्चर में, अपने जो इखलाक में और बिजनेस में, इकोनॉमी में जबरदस्त काम किया। आप क्या किए? आप यूनिटी नहीं है, आप मुसलमानों में यूनिटी नहीं है, आप कुरान को छोड़ चुके हैं। आप कुरान को छोड़ चुके, आपका इखलाक खत्म हो चुका है। आपको ये 3 चीज सुधार करना पड़ेगा। आप उस लेवल पे जहां आप थे वहां पहुंचना पड़ेगा। जब आप अपने लेवल पे पहुंचेंगे तो ये पानी का बुलबुला है, ये पानी का बुलबुला है, ये आपके सामने टिक नहीं सकते। लेकिन आप चाह रहे हैं जज्बात में आकर के ये सब जो है ना खत्म करना, ये बोलना, ये कहने के लिए आसान है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब इसका नुकसान क्या है? जो मासूम बच्चे वो मारे जा रहे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, जिनका कोई इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कोई जी बिल्कुल। जंग का जो एक उसूल होता है कि औरतों पे हमला नहीं होना चाहिए, बच्चों पे हमला नहीं होना चाहिए, बीमार पे हमला नहीं होना चाहिए। ये वार तो लगता ही ये है वार नहीं है, ये वार नहीं है। एक तरफ से आप कह सकते हैं ये एक तरफ से आप हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ से, ठीक है, हमास की आप बात करते हैं ना कि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हमास को बनाने में, सशक्त करने में किसका है? इसराइल ने खुद बनाया है। यासिर अराफात को कमजोर करने के लिए हमास को सपोर्ट करने वाला इसराइल गवर्नमेंट, जिस तरह अलकायदा को बनाने में सपोर्ट करने वाला अमेरिका है। आप मजे की बात मैं आपको बताता हूं कि अलकायदा का वॉलंटियर बनाने के लिए पूरी दुनिया में 2 सेंटर था, एक पाकिस्तान और एक शिकागो अमेरिका। तो ये सारा गेम प्लान जो है ना, ये सारा गेम जो है ये लोग खेलते हैं, सारा वेस्ट का खेल। ये गेम के हीरो ये लोग हैं। आपको उसके स्टैंडर्ड से अपने आप को सुधार करना पड़ेगा। पहला, आप कुरान को अपना जो है आप एक उसको पकड़िए और कुरान के जो मैसेज है उसको अपनाइए। दूसरा, आप यूनिट हो। तीसरा, आपका जो इखलाक है जो गिर चुका है उसको आपको उठाना पड़ेगा। ये बातें हैं। चलिए, तो ये आपने देखा कि हमारे साथ तनवीर साहब थे, उन्होंने तमाम बातें बताई है और शुरू से लेकर के अंत तक उन्होंने इतिहास बताने की पूरी कोशिश की है। चूंकि इतना लंबा वक्त है और इतना लंबे अरसे की कहानी है कि अगर इसे बहुत डिटेल में बताया जाए तो कम से कम इस तरह के 100-150 एपिसोड्स बनाने पड़ सकते हैं। इन्होंने बहुत कम वक्त में तमाम बातें बताने की कोशिश की है। अंत में हम इनसे
कहा जा सकता है कि लास्ट कमेंट भी लेना पसंद करेंगे कि क्या कुछ ये और कहना चाहते हैं, लेकिन अंत में हम भी आपसे एक बात जो कहना चाहेंगे वो ये कि जिस तरह से इन्होंने यूनिटी को लेकर के बातचीत की है, आज जो हालात है, जिस तरह से मुसलमान बात करते हैं कि हमारे साथ जो है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जो है सुलूक सही से नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन उससे पहले मुझे भी लगता है और मुझे लगता है कि मुसलमान के जितने भी उलमाए कराम हैं या जो भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्हें भी इस बात का खूब अंदाजा है कि इसके लिए कहीं ना कहीं मुसलमान कौम के जो लोग हैं वो खुद जिम्मेदार हैं। लोग मस्जिद अल अक्सा की हिफाजत की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके घर मोहल्ले के पास की मस्जिद में जाकर के आप देखेंगे तो वहां पर भी लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपका खुदा, आपका अल्लाह आपकी उस मोहब्बत पे खुश होगा जो आप यहाँ से बैठ करके मस्जिद अल अक्सा के लिए दिखा रहे हैं, और आपके पड़ोस में जो आपकी मस्जिद है वहां पर आप नहीं जा रहे हैं। तनवीर जी हैं, हमसे लास्ट कमेंट लेना पसंद करेंगे। देखिए, अभी आपने आखिरी जो बात कही कि आप पड़ोस का ख्याल नहीं रखते हैं, देखिए इस्लाम में हदीस कुदसी है जी। कि अल्लाह ताला कहेगा, मतलब एक उसका समरी बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला कहेगा अपने बंदे से कि मैं बीमार था, तुमने हमसे आकर के जो मुलाकात होता है वो नहीं किया। तो बंदा कहेगा कि आप कैसे बीमार थे? तो बोलेगा मेरा बंदा बीमार था, तुम मुझसे मिलने आते तो मुझे तुम वहां पाते। मैं भूखा था, तुम मुझे खाना नहीं दिए। तो बंदा कहेगा कि आप कैसे भूखे कैसे हो सकते हैं? तो बोलेगा मेरा बंदा भूखा था, अगर तुम उसे खाना देने जाते तुम मुझे वहां पाते। तो आप जो है ना, ये इखलाक को सुधार करिए, आप अपने आप में मोहब्बत पैदा करिए। आप इस देश में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान एक लीडर के तौर पे उभर रहा है। आप अपने देश में आप योगदान करिए, आप एजुकेशन में जाइए, आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, आप फिलॉसफी पढ़िए, आप हिस्ट्री पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, अपना तालीम हासिल कर रहा हूँ, लेकिन वक्त जाया ना करें, आप पढ़ें। इस्लाम का पहला शब्द है इकरा, और मुसलमान इसको सबसे लास्ट में रखता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई मिसाइल बना ले, कोई कुछ भी कर ले, आप ऊपर नहीं उठ सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बात जान लीजिए, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं आप कहीं के नहीं हैं, आप यूनिक नहीं होते हैं, आप कहीं के नहीं हैं, आप कुरान को नहीं अपनाते हैं, आप कहीं के नहीं हैं। यही बात है। और जंग किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, जंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सॉल्यूशन नहीं। जंग तो खुद ही एक मसला है जी। तो ये हमारे साथ तनवीर जी थे, आपको तमाम बातें हम लोगों ने बताई, और इन्होंने खास करके तमाम जो चीजें हैं इन डिटेल बताने की पूरी कोशिश की है बहुत कम वक्त में। वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं, कोशिश करिए कि इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इल्म जो है बहुत बड़ी चीज है। इन्होंने इकरा के बारे में बात की। आपको बहुत रोचक बात बताऊं, आज इस देश में एक इंस्टीट्यूट चलता है जिसका नाम है इकरा, लेकिन उसे चलाने वाले मुसलमान नहीं है। वजह जानते हैं? क्योंकि जिनके लिए इकरा आया है उन्होंने शायद उस पर बहुत ज्यादा गौर फिक्र नहीं की, और यही वजह है कि जिन्होंने की है, आज यहूदी जिस कौम के बारे में बात होती है वो बहुत तरक्की याफ्ता कौम है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग वाले लोग हैं उसके पीछे की वजह यह है कि उनके जो स्कॉलर्स हैं, उनके जो लोग हैं, जब वो पढ़ते हैं तो 18 घंटे तक पढ़ते हैं। और यही वजह है कि बहुत कम वक्त में, बहुत कम आबादी के बावजूद बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, और दुनिया भर में आज इक्विपमेंट्स दे रहा है। और अपनी ताकत के बूते पर आज देख लीजिए कि तमाम जो रूल और रेगुलेशन है उसे तोड़ करके वो एक मुल्क पर हमला कर रहा है, लेकिन कोई उसके ऊपर सही तरीके से आवाज बुलंद नहीं कर रहा है। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, आगे फिर हम आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे इस वॉर से रिलेटेड और देश भर में हो रही तमाम मुद्दों को लेकर।